नमस्कार बच्चों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में कवि केशव का समग्र मूल्यांकन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखना चाहिए, किस ढंग से प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए। विस्तार से हमने उस पर बात की थी। आज हम प्रश्न किस तरीके से बनते हैं और किस तरीके से उसको हम आगे लिखते हैं, किस तरीके से बढ़ते हैं आगे, उस पर बात कर रहे हैं। उस क्रम में अब हम हर कवि को समग्र रूप से उठाएंगे, यानी किसी भी कवि पे कितने प्रश्न बनते हैं, किसी भी लेखक पे कितने प्रश्न बनते हैं और उसकी तैयारी हम किस ढंग से करें कि एक ही तैयारी में सारे प्रश्नों के जवाब हमारे पास हों। प्रश्न किसी भी भाषा में आए, हम उसका उत्तर बहुत अच्छे से हल कर सकें, अच्छे से लिख सकें। उसकी भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए। वो ध्यान में रखते हुए उसकी सामग्री को किस ढंग से हम मैनेज करें, हम आज उस पर बात करेंगे। जैसे आज हम द्वितीय वर्ष का केशव कवि जो है आचार्य केशव है, आचार्य केशव पर हम लगातार पिछले काफी सारे वीडियो में बात करते आ रहे हैं, क्योंकि ये इसका इंट्रोडक्टरी कवि है और चूंकि रीतिकाल का प्रमुख कवि और प्रथम कवि भी माना जाता है, इसलिए लगातार हम आचार्य केशव पर बात करते आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि लंबी बात हो गई है, लेकिन आज हम इसको पूरा कर रहे हैं समग्र रूप से, इस पे विचार विमर्श करके, और आचार्य के केशव को हम अलग कर रहे हैं इससे। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में केशव की समग्र आलोचना हम कर रहे हैं, केशव को समग्र रूप से हम विवेचित कर रहे हैं और केशव में कौन कौन से प्रश्न बनते हैं सबसे पहले हम उस पर विचार करते हैं। देखिए, केशव में जो सबसे पहला प्रश्न बनता है मोटे मोटे तौर पर, वो है केशव हृदयहीन कवि थे। समस्त आलोचकों का यह मानना है कि केशव हृदयहीन कवि थे। उनको कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न ये भी बनता है। तीसरा प्रश्न बनता है इसमें कि केशव जो है उनकी काव्य शास्त्रीय समीक्षा कीजिए। काव्य शास्त्रीय समीक्षा में उसका कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों आ जाते हैं। चौथा प्रश्न इसमें बनता है केशव के प्रकृति चित्रण पर प्रकाश डालिए। तो केशव ने प्रकृति का बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया अपने काव्य में, रामचंद्रिका में भी और अन्य दोनों तीनों जो इनके प्रमुख काव्य हैं उनमें भी इन्होंने बहुत अच्छे से उसको प्रस्तुत किया है। और पांचवा प्रश्न बनता है इनका कि केशव की संवाद योजना पर प्रकाश डालिए। अब ये संवाद योजना एक अलग प्रश्न बन रहा है, लेकिन देखा जाए तो केशव के काव्य की काव्य शास्त्रीय समीक्षा जो हम कर रहे हैं उसमें भाषा, रस विधान, छंद, अलंकार आदि सारे तत्व आ जाते हैं और संवाद योजना भी कहीं ना कहीं उसका एक पार्ट बन सकती है। यानी प्रश्न को मिलाकर भी प्रश्न पत्र निर्माता पूछ सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। ये 5 तरह के प्रश्न, पांचों प्रश्न अगर हम एक सिरे से लिखने बैठे तो एक ही प्रश्न में सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन अगर कभी प्रश्न पत्र निर्माता चाहता है कि उसको अलग अलग भागों में पूछे तो वो अलग अलग भाग में भी केशव के प्रश्नों का निर्माण कर सकता है। आज हम इन 5 प्रश्नों को एक सिरे से लेते हैं, क्रम से लेते हैं, और क्रम से लेकर हम एक बार में ही इसकी समग्र विवेचना करते हैं कि केशव जो है वो एक्चुअली है क्या। पूर्व वीडियो में जैसे हमने बात की कि केशव रीतिकाल के प्रमुख और प्रथम कवि माने जाते हैं और उसका परिचय उनके काव्य की गहनता, गंभीरता के रूप में उनकी रामचंद्रिका को बहुत आदर के साथ देखा जाता है। रामचंद्रिका के अतिरिक्त उनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया आदि उत्कृष्ट ग्रंथ और भी हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के भाव से उन्होंने अपने आचार्यत्व को सिद्ध किया है। देखिए, केशव को कठिन काव्य का प्रेत इसलिए भी कहा जाता है कि उन्होंने अपने काव्य में आचार्यत्व को स्पष्ट करने का बहुत श्रम किया है। यानी उनका जो ज्यादा ध्यान रहा है वो आचार्यत्व पर रहा है, कवि के भाव पर नहीं रहा। कविता के भाव को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है, काव्य शास्त्रीय विवेचन उन्होंने प्रथम नंबर पर रखा है। तो आचार्यत्व को उन्होंने महत्व दिया है और यही कारण है कि काव्य की परिभाषा में स्वरूप, उसके भेद,
उसकी आत्मा, उसके अंगों को उन्होंने बड़े गौर से लेते हुए बहुत ध्यान से उनको समय दिया है, उसमें स्थान दिया है। तो केशव के काव्य की जब विवेचना करते हैं तो सबसे पहला बिंदु आता है आचार्यत्व। केशव का आचार्यत्व जो है वो बहुत प्रधानता से उनके काव्य में दिखाई देता है, और ये एक सुदीर्घ परंपरा रही है आचार्यत्व की, जिसकी परंपरा का निर्वाह केशव ने भी किया है। और सही माने में जाने तो हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में आचार्य परंपरा होती है। हिंदी साहित्य में आचार्य परंपरा के उन्नायक जो है वो केशव को माना जाता है, क्योंकि ये संस्कृत परंपरा है, हिंदी परंपरा नहीं है। लेकिन केशव ने इसको हिंदी परंपरा में भी, हिंदी काव्य में भी ढाला। ये उनकी महानता है, और यही कारण रहा है कि उनका काव्य कुछ क्लिष्ट हो जाता है, और जब काव्य क्लिष्ट हो गया तो उनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। तो आचार्यत्व जो है उनका वो प्रमुख है। अब आचार्यत्व में जो सिद्धांत आते हैं आचार्य को प्रतिपादित करने के, आचार्यत्व को स्थापित करने के लिए, वो होते हैं काव्य का जो निर्माण है वो सारे सैद्धांतिक आधार पर हो। यानी काव्य में जो है रस भी हो, अलंकार भी हो, दोष भी, गुण दोष भी हो, रीति भी हो, लक्षण ग्रंथों के आधार पर वो काव्य लिखा जाना चाहिए। अब बात करें रस विवेचन की, तो रसिक प्रिया में इन्होंने रस विवेचन पर बहुत अच्छा लिखा है। केशव ने रसिक प्रिया जो इनका ग्रंथ है उसमें रस की विवेचना 3 श्रेणियों में निर्धारित उन्होंने किया है। उत्तम, मध्यम, अधम कवि, उत्तम हरिरस्तीन, मध्यम मानत मानुसनी, दोषनी अधम प्रवीण। अर्थात उत्तम, मध्यम और निम्न, ये 3 तरह के कवि होते हैं। और ये जो कवि हैं, ये इनका जो लेखन का तरीका है, काव्य की जो श्रेणी है, ये जिस श्रेणी में काव्य लिखते हैं उन श्रेणियों के आधार पर कवि का स्थान निर्धारित किया जाता है, और वही इनको आचार्यत्व की ओर लेके जाता है। तो इसमें रस निष्पत्ति के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया। आप ये देखें कि रसिक प्रिया में मूल रूप से रस की निष्पत्ति, भावानुभाव संचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये इस पर इन्होंने बल दिया है कि जब तक रस की उत्पत्ति नहीं होती तब तक जो है काव्य की सार्थकता प्रतिपादित नहीं होती। तो ये आचार्यत्व की और उनका पहला वो था। इसके बाद आता है नायक नायिका का भेद। कवि ने अपने साहित्य में नायक नायिका के भेद को बड़े ढंग से रूपायित किया है। रसिक प्रिया में केशव ने रस विवेचना के साथ साथ नायक नायिका भेदों का भी निरूपण किया है। इसमें इनके पूर्ववर्ती जो कवि रहे हैं उन्होंने भी नायक नायिका पर बहुत उनका वो भेद का वर्णन किया है, लेकिन जो सही ढंग से मानक रूप से जो प्रस्तुत किया है नायक नायिका भेद, वो कवि केशव को माना जाता है। उन्होंने परंपरा का निर्वाह करते हुए नायक नायिका का भेद किया है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उन्होंने नायक के 4 भेद माने हैं। उनका मानना है कि अनुकूल, दक्षिण, सठ और धृष्ट, ये 4 तरह के नायक होते हैं, और इन चारों तरह को नायकों का जो रूप चित्रण उन्होंने किया है अपने रसिक प्रिया में और दूसरे ग्रंथों में, वो स्पष्ट करता है। क्योंकि अभी तक हम ज्यादातर देखते हैं कि नायिका भेद होता है, लेकिन इन्होंने नायक भेद किया है। ये एक बड़ी बात है आचार्यत्व की ओर बढ़ने के लिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने रसिक प्रिया में श्रृंगार के सूक्ष्म पक्षों का समावेश भावों में करते हुए उन्होंने नायिका भेद का विस्तार किया है, नायिका को भेद को पर प्रकाश डाला है। यानी कितनी तरह की नायिकाएं होती हैं, किस ढंग से वो नायिकाएं जो है अपने चरित्र को परिभाषित करती हैं। तो नायक नायिका भेद भी आचार्यत्व की ओर बढ़ने का एक बड़ा कारण है। इसके अतिरिक्त आता है अलंकार विवेचन। मैं पूर्व के वीडियो में भी आपको कह चुका हूं कि केशव या किसी भी कवि, रीतिकाल के किसी भी कवि के काव्य में जो अलंकार आते हैं वो सहज ही आते हैं, सहज प्रवाहित होते हैं। किसी भी कवि ने बहुत प्रयास करके अलंकार डालने का प्रयास नहीं किया है, तो सहज भाव से उन्होंने अलंकारों को लिया। कवि प्रिया में केशव ने जो है काव्यगत दोषों, कवि प्रसिद्धियों, रीति और चित्र काव्यों का प्रयोग किया। और इसके अतिरिक्त उन्होंने नायिका के नक्षिक वर्णन की परंपरा को भी इसमें निभाया। और नक्षिक वर्णन जब नायिका का हम करते हैं तब
उसमें सारे अलंकार सहज रूप में अपने आप ही आ जाते हैं। तो अलंकारों को किसी विशिष्ट प्रयोग के द्वारा इसमें डाला नहीं गया, अलंकार सहज भाव से उसमें आते हैं। और माना जाता है, कहते हैं कि उन्होंने खुद कहा है कि यद्यपि सुजाति लक्षणी सुबरन सरल सुव्रत भूषण बिनु न विराज ही कविता बनिता अमित, कि बिना आभूषणों के कविता स्त्री सुशोभित नहीं होती। जिस प्रकार स्त्री के सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए उसे गहने पहनना बहुत जरूरी होता है, उसके अगर किसी स्त्री ने आभूषण ग्रहण कर रखे हैं तो आप ये मानिए कि उसके सौंदर्य में 10 गुना वृद्धि हो गई है। उसी तरह कविता भी बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं होती। तो केशव ने उस परंपरा का निर्वाह किया और अलंकारों को काव्य का आवश्यक तत्व बनाया, आवश्यक तत्व माना, स्वीकार किया और अपने काव्य में उन्हें स्थान दिया। अलंकार के बाद छंद पर विशेष उन्होंने बल दिया कि हर कवि का अपना एक पर्टिकुलर छंद होता है या कुछ छंद होते हैं जिसमें वो साहित्य सृजन करने में बहुत सहज होता है। तो कवि केशव ने अपने ग्रंथ छंदमाला में छंदों का साधारण विवेचन किया है। उनका एक ग्रंथ है छंदमाला जिनमें उन्होंने विस्तार से छंदों का प्रयोग किया है। उन्होंने छंद के लक्षण दोहों में प्रस्तुत किए हैं, और दोहे सहज में सबकी समझ में आ जाते हैं। इसलिए छंदों में क्या क्या लक्षण होने चाहिए दोहे रूपों में उन्होंने उनको प्रस्तुत किया है। और 32 अक्षरों वाले अनंग शिखर नामक छंद तक कुल 76 छंदों का उन्होंने विवेचन किया है। उनका ये मानना है कि छंद बहुत है, छंदों की परंपरा बहुत है, और रामचंद्रिका में उन्होंने करीब करीब सभी छंदों का प्रयोग किया, लेकिन 76 छंद प्रमुख हैं जो बार बार कवियों के द्वारा प्रयोग किए जाते रहे हैं और प्राचीन काल से उनका लगातार प्रयोग होता रहा है। तो काव्य सिद्धांत के आधार पर इन सारे तत्वों को लेकर जो कवि केशव हैं वो आचार्यत्व की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख उनका तत्व है आचार्यत्व की ओर बढ़ना, और आचार्यत्व जो है वो सिद्ध करता है कठिन काव्य के प्रेत की परिभाषा को। काव्य सिद्धांत में कवि प्रिया के आधार पर केशव ने सुस्पष्ट रूप से कहा है कि जिस काव्य में इन समस्त तत्वों का अभाव होता है वह काव्य काव्य नहीं होता। अर्थात सुंदर शब्दों में अलंकारों को छंदों में जब पिरोया जाता है, शब्दों को अलंकार युक्त शब्दों को छंदों में जब पिरोया जाता है तो वह जो काव्य बनता है वो सही मायने में काव्य होता है। ये केशव का मानना था, और उन्होंने इन समस्त सिद्धांतों का, जिसमें काव्य सिद्धांत में रस, रीति, छंद, अलंकार, नायक नायिका भेद में पुनः आपको दोहरा दूं, ये सारे के सारे उसमें होते हैं, उनके बिना काव्य नहीं माना जाता। इसके पुरजोर समर्थक थे केशव, इसलिए उन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। तो ये रहा कठिन काव्य का प्रेत क्यों कहा जाता है केशव को हृदयहीन कवि क्यों कहा जाता है, ये तत्व रहे, इसके आधार पर बात की। और अब आगे हम बात कर रहे हैं कि केशव ने कठिन काव्य का प्रेत पे एक बार मैं फिर वापस आपको लेके जाता हूं कि क्योंकि केशव की जो शब्दावली थी वो बड़ी एकदम रहस्यमयी शब्दावली थी। जैसे उनका रामचंद्रिका के जो वंदना खंड है जिसमें उन्होंने वंदना की, सरस्वती वंदना की है, उसमें उन्होंने कहा है पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तद्यपि नहीं। उन्होंने ब्रह्मा को सरस्वती का पति बनाया है, महेश अर्थात शिव शंकर भोलेनाथ को सरस्वती माता का पुत्र बताया है, और कार्तिकेय को सरस्वती का नाती बताया है, जबकि वेदों से लेकर हमारे कहीं भी किसी भी वांग्मय में यह उदाहरण कहीं नहीं मिलता, केवल केशव की रामचंद्रिका के अलावा। तो ये एक ऐसी ये चीज है कि जब पाठक, श्रोता, आलोचक जब इनको पढ़ता है तो वो एक बार तो उस उलझन में फंस जाता है कि केशव ने कहां से लिया सारा उदाहरण, तो वो ढूंढता है वांग्मय में, तो ढूंढता है, उसे मिलता नहीं है। इस वजह से ये क्लिष्टता पैदा हो जाती है। तो ये कारण रहे हैं, कुछ ऐसे बहुत सारे कारण हैं केशव के काव्य में, आप पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उन्हें कठिन काव्य का प्रयोग करने के बहुत सारे लक्षण ग्रंथों के साथ, लक्षण सिद्धांतों के अलावा ये भी कारण हैं जो उनको कठिन काव्य का प्रेत बनाते हैं। इसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं केशव के जो है अगला जो बिंदु है वह है केशव का प्रकृति चित्रण।
केशव का प्रकृति चित्रण जो है अगर हम देखें पूरे रूप में तो केशव की का जो अलंकार सौंदर्य पर जब हम बात कर रहे थे तब हमने केशव के प्रकृति चित्रण पर भी विचार किया था कि केशव ने एक सहृदय कवि हैं और सहृदय कवि के मन में जहां जब कोई कवि प्रेम की बात करता है तो प्रकृति अपने आप उसमें आ जाती है। प्रकृति की ना प्रेम की कल्पना आप नहीं करते। प्रकृति जो है उद्दीपन का काम करती है प्रेम के लिए। प्रेम जो है वो एक शाश्वत है, उसमें उद्दीपन का काम जो करती है वो प्रकृति करती है। प्रिय और प्रियसी आलंबन होते हैं एक दूसरे के और उसमें उद्दीपन का काम प्रकृति करती है। तो जितने भी रीतिकाल कवि रहे उनमें सबने इस चीज को स्वीकार किया और आचार्य केशव ने इसी सिद्धांत पर अपने काव्य को आगे बढ़ाया। उनकी रामचंद्रिका में बेशक आप देखेंगे कि वो एक भावनात्मक और स्पिरिचुअल कविता है, खंड काव्य है, महाकाव्य की श्रेणी में आने वाला, लेकिन उसमें भी प्रकृति चित्रण उन्होंने बहुत सुंदर किया है, बहुत अच्छा प्रकृति चित्रण किया है। पंचवटी का वर्णन अपने आप में बहुत सुंदर है, हम उस पर अभी बात कर रहे हैं। पंचवटी के वर्णन में उन्होंने जो कहा है हम उस पर बात कर रहे हैं। तो केशव का जो प्रकृति चित्रण है वो अपने आप में चमत्कारी है, चमत्कारिक प्रभाव पैदा करता है। और उस चमत्कारी प्रभाव में डॉक्टर पीताम्बर दास बर्थवाल कहते हैं कि मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि प्रकृति के सौंदर्य से उनका हृदय द्रवीभूत नहीं होता, वे प्रकृति में मनुष्य के सुख दुख के लिए सहानुभूति नहीं पाते, उनमें जीवन का स्पंदन नहीं पाते, परमात्मा का अंतर्निहित स्वरूप नहीं देखते। फूल उसके लिए निरुद्देश फूलते हैं, नदियां बेमतलब बहती हैं, वायु निरर्थक चलती है, प्रकृति में कोई सौंदर्य नहीं देखते। ये एक आलोचक की उक्ति है केशव के प्रकृति प्रेम के संदर्भ में। अब इसके उलट जब हम केशव के प्रकृति प्रेम को पढ़ते हैं तब स्पष्ट होता है कि हमें केवल एक ही रूप में केशव की आलोचना नहीं करनी, हम अपने मन मस्तिष्क का भी इस्तेमाल करें केशव को पढ़ते वक्त। क्योंकि केशव ने रामचंद्रिका में सरोवर वर्णन किया, विश्वामित्र के यज्ञ स्थल और राम वाटिका का उन्होंने बड़े अच्छे से वर्णन किया। आप उसमें देखिए, आप उसका प्रकृति वर्णन देखिए कि शुभ सर शोभे मुनि मन लोभे, सर सिज फूले अति रस झूले, जल चर डोले बहु खग बोले। ये प्रकृति चित्रण नहीं है तो क्या है? आप इसमें अतिशयोक्ति क्यों डालना चाहते हैं? आप इसके सहज प्रकृति चित्रण को क्यों नहीं समझ पाते हैं? तो प्रकृति को सहज रूप में उन्होंने अपने काव्य में डाला है। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं, जैसे मैंने अभी आपको जिक्र किया कि जो पंचवटी का वर्णन उन्होंने लक्ष्मण के माध्यम से करवाया है कि सब जाति फटी दुख की दुपटी कपटी न रहे चाहे एक घटी, निघटी रुचि मीच घटी हूं घटी, जग जीव जतन की छूटी तटी, अद ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु ओर नाचती मुक्त नटी, गुण दूर जटी बन पंचवटी। पंचवटी का सौंदर्य जो है वो अलौकिक सौंदर्य है। मानो वहां दुखों की जो चादर है, दुखों की जो दुपट्टा है, दुखों की जो एक ओढ़नी है वो अपने आप सहज आकर फट जाती है। मनुष्य के मन में अपने आप ज्ञान उत्पन्न होता है, मनुष्य सहज ज्ञानी हो जाता है, सहज ब्रह्म को प्राप्त होता है, सहज उसके जितने भी अज्ञानता के तत्व हैं वो उससे दूर होते चले जाते हैं और उसके मन के अंदर मन मयूर नाच उठता है। प्रकृति नाच रही है, मुक्त नटी की तरह प्रकृति नाच रही है। तो प्रकृति चित्रण में केशव ने कहीं कंजूसी नहीं बरती है। केशव की प्रकृति चित्रण अद्भुत है, बहुत बढ़िया केशव का प्रकृति चित्रण है। उद्दीपन रूप में उन्होंने प्रकृति चित्रण को लिया है, आलंबन रूप में लिया है तो उद्दीपन रूप में भी उन्होंने लिया है। और जैसे घास को राम समीप महाबल, शीत ही लागत है अति शीतल। अब ये देखिए कि मार्ग को रज तापित है अति केशवती तही लागत शीतल, कि राम के पास अगर सीता है तो मार्ग की जो जलन है, जो तपिश है, रेत की जो तपिश है वो भी शीतल लगती है। तो एक तरफ रेत की तपिश है, दूसरी की तरफ घास की शीतलता है। इन दोनों को साथ में एक साथ कवि लेकर चलते हैं। प्रकृति चित्रण का सुंदर उदाहरण है। तो कवि ने बड़े सुंदर ढंग से अपने प्रकृति चित्रण का जो उनका गुण है उसको प्रस्तुत किया है। सीता हरण के बाद
जब विरहाकुल होकर राम जो हैं वो जा रहे हैं, पर्णकुटी को देख रहे हैं, इधर उधर सीता को ढूंढ रहे हैं, तो राम रोते कलपते पेड़ पौधों से भी पूछते हैं। ये तो अपनी रामायण में और रामचरितमानस में भी इसके उदाहरण मिलते हैं कि पेड़ पौधों से भी वो सीता के बारे में पूछते हैं। सुने साधो तुम्हें हमें बुझाने, आए रहे मन भौने यहाँ का धरी के, सिय की को कछु सोधि कहो करुणामय हे करुणा करी के। कि सीता के बारे में कुछ बताओ, किसी ने सीता को देखा है तो बताओ। हम अपना भवन, अपना महल, अपना राजपाट सब छोड़कर यहाँ आए हैं और मेरी सीता कहीं खो गई है। प्रकृति के प्रत्येक तत्व से राम पूछ रहे हैं। तो ये उदाहरण, ये गुण, ये प्रकृति चित्रण वाल्मीकि रामायण में भी है और आपके रामचरितमानस, तुलसी की रामचरितमानस भी दिखाई देता है। इनका प्रकृति चित्रण जो है वो अलंकारिक प्रकृति चित्रण है। बहुत खूबसूरत अलंकारों के माध्यम से इन्होंने प्रकृति चित्रण किया है कि उन्होंने हर जगह प्रकृति में के जो सौंदर्य है उसको प्रस्तुत किया है। जैसे कि फहराती पताकाओं, अयोध्या की फहराती पताकाओं को उत्प्रेक्षा के रूप में केशव ने प्रस्तुत किया है कि शुभ द्रोण गिरिगण शिखर ऊपर उदित औषधि सी जनी, बहुवायु वश वारिद बहोरे अरुण दामिनी दुतिमणि। कि जो है सूर्य की जो चमक है वो चारों ओर प्रकाशित हो रही है, फैल रही है। जो अयोध्या के प्रासादों पर, महलों पर जो ध्वजाएं फैल रही हैं वो सूर्य की किरणों के समान फैल रही हैं, मानो सूर्य की किरणें चारों ओर फैल रही हों या दामिनी दमक रही है। प्रकृति को वहां भी उन्होंने जोड़ा है। इसलिए हम मस्तिष्क को विकसित आईना देकर, एक स्वच्छ आईना देकर अगर केशव की आलोचना करते हैं, केशव की समीक्षा करते हैं, तो केशव के वो सारे तत्व हमें सामने नजर आते हैं जो केशव में निहित हैं। तो केशव ने बिंब विधान, प्रतिबिंबात्मकता के माध्यम से वर्णन किया। कल्पना का उन्होंने बहुत सहारा लिया, कल्पना के माध्यम से उन्होंने वर्णन किया। एक अलग तरीके से केशव ने छंद विधान अपनाया। अगला बिंदु हमारा प्रकृति के बाद केशव का छंद विधान आता है। उन्होंने छंदों का एक अजायगर बनाया। बहुत सारे छंदों का प्रयोग करते हुए केशव ने अपने काव्य की सृजना की। छप्पे छंद, वंशस्थ छंद, दंडक छंद, आपके सवैया छंद और बहुत सारे मधुरभाष छंद, हीरक छंद, तोमर छंद, ताटक छंद, शिशुपाल छंद, चित्रपदा छंद, ये जितने भी छंद हैं जिनके कईयों के तो नाम नहीं सुने होंगे आपने, उन छंदों का भी केशव ने बड़े सुंदर ढंग से अपने काव्य में प्रयोग किया है। हालांकि कई जगह छंद दोष भी इसमें दिखाई देता है। तो केशव की भाषा, छंदों के बाद भाषा पर आते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा होने की वजह से थोड़ी क्लिष्ट होगी, इसीलिए ये भी एक कारण है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि भाषा जो है वो सहज होनी चाहिए। उन्होंने अवधि का प्रयोग भी किया, उन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग भी किया, उन्होंने मिश्रित भाषा का भी प्रयोग किया अपने काव्य में। तो उनकी काव्य